Friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are studying chapter number 1 of history, class 9th, French Revolution, in which almost chapter is covered, but there are other some important terms and map work is left. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैप को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, समझते हैं कुछ टर्म्स को और मैप वर्क का काम करते हैं। तो पहले हम मैप को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इस पहले चैप्टर में से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में से 4-5 जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेसेस बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो फ्रांस की राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए, फ्रांस की जो राजधानी है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रांस की राजधानी, क्योंकि फ्रांस की इसी कैपिटल के अंदर, पेरिस के अंदर ही 7000 लोगों ने बेस्टिल को जो स्टॉर्म किया था, वो बेस्टिल का किला कहाँ पे था, वो पेरिस में ही था। और पहले लोग, ये जो राजा था, इसके जो पूर्वज थे, जो इनके फादर ग्रैंडफादर थे, वो सारे पहले पेरिस में रहते थे। तो यहाँ पर है पेरिस, ये लोकेशन है पेरिस की। ओके, उसके बाद नैंटस कहाँ पे है, तो नैंटस जो है, पेरिस से आप जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर है नैंटस। ये नैंटस क्यों ज़रूरी है, तो देखिए नैंटस के पास ना एक बंदरगाह है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से स्लेव का व्यापार होता था। तो दो ऐसे प्लेस हैं जहाँ से स्लेव का जो है व्यापार होता था, नैंटस और बोर्डोक्स। तो यहाँ पे तो बोर्डोक्स है, ये बोर्डोक्स है और ये नैंटस है। तो ये नैंटस और बोर्डोक्स, ये बोर्डोक्स है यहाँ पे। ये दो प्लेसेस कई बार इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि फ्रांस के अंदर जो स्लेव्स थे उनका व्यापार किया जाता था अफ्रीका से और बाकी अदर पुअर कंट्रीज से। अफ्रीकन कंट्रीज से स्लेव्स को ले जाया जाता था दुनिया के विभिन्न भागों में। तो फ्रांस के अंदर भी यहाँ अफ्रीका से स्लेव लाए जाते थे। तो यहाँ पे पोर्ट के थ्रू यहाँ से जो है स्लेव्स को लाया जाता था। तो ये दो प्लेस जो है, स्लेवरी जो फ्रांस में फॉलो की जाती थी, तो यहाँ से उनका व्यापार होता था, इसलिए दो प्लेस जो है इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस यहाँ पे लोकेट है, और ये जैसे ये जो अंदर जो हिस्सा थोड़ा सा अंदर गया हुआ है, मैप में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नैंटस है, और ये देखिए यहाँ पे जो कोना निकला हो ना, यहाँ इसके पास है बोर्डोक्स है। अब एक इम्पोर्टेंट प्लेस है मार्सलेस। जब मैंने आपको बताया था कि वहाँ का नेशनल एंथम, फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, मार्सलेस है। अब ये मार्सलेस क्या है, फ्रांस में एक जगह का नाम है। यहाँ पे मार्सलेस एक जगह है, यहाँ पर है, कौन सी जगह है, मार्सलेस, ये जगह का नाम है। और जब ये लोग एक जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है सिंग करते हुए, गाते हुए, एक राष्ट्रवादी जो है पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ में, जब राष्ट्रवादी गाने गाते हुए जब ये ज्वाइन करते हैं वॉलंटरली आर्मी को और पर्सिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक करने के लिए, तो ये यहाँ पैट्रियोटिक सॉन्ग को यहाँ से, मार्सेल्स एक जगह है ना, मार्सेल्स, इस मार्सेल्स से पेरिस की तरफ जब मूव करते हैं, ठीक है, तो ये जिस गाने को वहाँ से स्टार्टिंग में गाते हुए आते हैं, उसी को अब फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं वहाँ का, ये वहाँ का क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। जैसे इंडिया क्या है, जन गण मन है ना, तो अब ये मार्सलेस जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मार्सलेस कहाँ पे, तो मार्सलेस यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये 4 प्लेस जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनको लोकेट करने के लिए मैप वर्क आपका आ सकता है। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सफ्रेज, सफ्रेज मीन्स वोटिंग राइट्स। ट्रेजन, ट्रेजन क्या होता है, ट्रेजन मतलब जब कोई देश का गद्दार होता है ना, जैसे लुई 16 था। लुई 16 क्या कर रहा था, जब उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है पैलेस ऑफ टुलरीज में, तो वो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ, अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ प्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, और पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिल करके क्या करता है, अपनी जनता के खिलाफ क्या कर रहा है, अपनी ही जनता को धोखा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, गद्दार। ये वर्ड है ना हिंदी में, गद्दार। तो ये गद्दारी जो है वहाँ पे उसको बोला जाता है ट्रेजन। ट्रेजन मीन चीटर, चीटिंग करना, देश के साथ चीटिंग करना, ठीक है। तो इस तरह का उसे बोलते हैं ट्रेजन, ठीक है। जैकोबिन्स, जैकोबिन्स तो आपको मालूम ही है कि थर्ड स्टेट के जो एक ऑर्गेनाइजेशन, पुअर जो पीजेंट्स थे और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मिलकर के जो क्लब्स, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थर्ड स्टेट पीपल हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम एंड दे वांटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद ये 2 तरह के टैक्स, जो वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे थर्ड स्टेट के लोगों पे, लेकिन ये 2 तरह के टैक्स जो है सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में जो पे करने पड़ते थे, वो टिथ और टेल थे। अब ये टिथ और टेल में क्या डिफरेंस है, देखिए जो टिथ होता था ना, ये जो चर्च को जो टैक्स जाता था, चर्च को जो टैक्स देना होता था उसे टिथ बोलते थे, और जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता था उसे बोलते थे टेल। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्स होता था, ठीक है।
ओके, मैनर और शैटोज क्या होते हैं? तो मैनर और शैटोज होते हैं जैसे हवेलियाँ होती थी ना हमारे भारत में, क्या है, जो बड़े पुराने लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, बड़े बड़ी ज़मीनों के मालिक, वो हवेलियों में रहा करते थे। तो जो हवेलियाँ होती हैं उनको शैटो बोला जाता है, शैटोज, शहरों के बीच में जो बड़े बड़े महल होते हैं। उसके अलावा मैनर क्या होता है? तो देखो, जो बड़े बड़े फार्मलैंड्स के बीच में एक फार्म हाउस बना देते हैं ना, चारों तरफ ज़मीन है, बीच में एक फार्म हाउस बना हुआ है, तो उसे मैनर बोलते हैं। ठीक है, तो मैनर और शैटोज। इसके बाद सेंट क्लोटस क्या है? तो जब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था फ्रांस में, तो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था जैकोबिन क्लब के लोगों ने, नी ब्रीचेज को छोड़ दिया और लंबे लंबे ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए। तो ये जो लोग थे वो अपने आप को क्या बोलते हैं, और रेड कैप पहननी शुरू कर दी। तो इन लोगों ने अपने आप को क्या बोला? सेंट क्लोटस। तो दीज वर द पीपल हु वेयर द क्लॉथ्स विदाउट नी ब्रीचेस। ओके, मार्सलेस, अभी मैंने आपको बताया मार्सलेस क्या है, तो ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है, कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन मैंने आपको समझाया, कन्वेंशनल गवर्नमेंट, जब राजा को ग्लोटिन कर दिया जाता है तो इलेक्शन होता है और एक कन्वेंशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशन एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर थी जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब एस्टेब्लिश की गई पहली बार, तो कन्वेंशन जो है वहाँ पे बनाया गया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, यानी कि एक सरकार का, इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका सर्फडम क्या है? स्लेवरी, स्लेवरी को बोलते हैं, स्लेवरी। तो फ्रांस में बहुत पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही स्लेव्स का व्यापार होता था। अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाया जाता था और वहाँ पे खेतों में उनको जब बाउंड करके रखा जाता था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उनसे जो है ऐसे बॉन्डेड लेबर्स के रूप में काम कराया जाता था, उसे बोलते हैं सर्फडम या स्लेवरी। ये स्लेवरी बाद में फिर जब फ्रांस में डेमोक्रेटिक इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह की थॉट्स एंड आइडियाज़ जब स्प्रेड होंगे तो स्लेवरी को भी एबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, और 1848 में फाइनली स्लेवरी जो है वो फ्रांस से एबॉलिश कर दी जाएगी। ला पैट्रे क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग अपने इंडिया में बोलते हैं ना हमारी मातृभूमि, तो यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं मदरलैंड, तो ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में फादरलैंड बोलते हैं ना, फादरलैंड पिता की भूमि, हम लोग बोलते हैं मदरलैंड, वो बोलते हैं फादरलैंड। तो फादरलैंड को फ्रेंच लैंग्वेज में बोला जाता है ला पैट्री। तो ये इस तरह की राष्ट्रवादी जब भावनाएं जागती हैं तो अपनी धरती, अपनी भूमि, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी माटी के लिए जो है लोगों में क्या होता है, पैट्रियोटिक फीलिंग जाग जाती हैं। तो उनमें ये सेंस जाग गया कि ये जो ज़मीन है, ये जो फ्रांस है, ये ला पैट्री है, यानी हमारी फादरलैंड है, यानी यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं और उसको हमने आज़ाद कराना है, ये हम सबकी इक्वल है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो ला पैट्री मतलब फादरलैंड। गिलोटिन, गिलोटिन के बारे में, गिलोटिन क्या है? एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन थी जिसमें एक स्लाइडिंग ब्लेड होता था, बहुत भारी जो है ना मेटल का बना हुआ स्लाइडिंग ब्लेड, और मैंने आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि इस तरह की मशीन होती है जिसमें जो है एक ऐसे ब्लेड ऊपर टंगा होता है, ठीक है, बहुत भारी, और नीचे यहाँ पे जिस व्यक्ति को मारना है उसको यहाँ पे उसकी गर्दन ऐसे रख करके ऊपर से इस ब्लेड को ड्रॉप कर दिया जाता था, जिससे उसकी गर्दन कट जाएगी, तो उसको बोलते थे गिलोटिन करना। तो ये कुछ टर्म्स हैं और ये एक मैप है जो कि हमने अभी स्टडी किया। एक लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में बचता है वो है वुमेन के बारे में। देखिए, आप किसी भी बुक में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वुमेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रांस की रिवॉल्यूशन में। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगा करके जो है ना खेतों में भी काम करती थी, वो जो है छोटी छोटी दुकानें लगा करके और बहुत सारी छोटे छोटे आर्टिकल्स को बेचने का काम करती थी। और वो जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, उनके घरों में जा करके, जैसे आजकल घरों में होती है ना काम वाली बाई होती है, ऐसे वो वुमेन्स जो है अमीर लोगों के घरों में जा करके और एक मेड की तरह काम करते थे और अपने फैमिली को ऐसे रन करने में अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी। तो उनकी बड़ी ही पुअर कंडीशन में जो है वुमेन होती थी फ्रांस में। उनको एजुकेशन कोई राइट नहीं थे, वो स्कूल में नहीं जा सकती थी। जब मोनार्की टाइम था तो वो स्कूलों में जाने का उनका अधिकार नहीं था। दे हैड नो एनी राइट फॉर एजुकेशन। इसके अलावा उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा उनको डिवोर्स जो था ना, एक बार शादी होने के बाद वुमेन अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं कर सकती थी। मेल कर सकता है लेकिन वुमेन नहीं कर सकती, तो इट इज़ वेरी बैड। तो ये इस तरह का जो है सप्रेशन था। और वुमेन चूँकि अपने हस्बैंड के साथ मेल काउंटर पार्ट के साथ मिल करके जब रिवॉल्यूशन कर रही है, जैसे मेल ने अपने जैकोबिन क्लब्स बना रखे थे, ऐसे वुमेन्स ने भी अपने जैकोबिन क्लब्स बना रखे थे। तो पूरे रिवॉल्यूशन में वुमेन का रोल बड़ा ही इफेक्टिव रोल जो है ना प्ले किया है वुमेन ने, लेकिन फिर भी उनको अधिकार नहीं दिए गए। जब कन्वेंशनल गवर्नमेंट बन जाती है उसके बाद भी उनको राइट्स नहीं मिलते हैं। फाइनली आपको सरप्राइज होगा जान करके, फ्रांस में वुमेन को इक्वल राइट्स जो है 1946 में दिए गए हैं। 1946 में। रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, वुमेन ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया फ्रांस के अंदर अपने राइट्स को, इक्वलिटी के राइट को हासिल करने में। तो
ये जो वुमेन का जो कैंपेन है, जो अपने राइट्स को हासिल करने के जो कैंपेन है, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसी फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वुमेन हमेशा से ही करती रही हैं ताकि वो भी, उनको भी जो है रिसोर्सेज पे अधिकार मिले। तो ये फाइनली 1946 में वुमेन को अधिकार दिया गया। तो ना तो उनको एजुकेशन का अधिकार था, ना उनको वोटिंग का अधिकार था। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर भी जब एक नई कन्वेंशनल गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर नेपोलियन ने कूप किया और तख्ता पलट किया और फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, सबके लिए रिफॉर्म्स किए जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वुमेन के लिए क्या क्या रिफॉर्म किया गया। तो देखिए, वुमेन्स के लिए स्कूल ओपन किए गए और उनको, जो वुमेन को फोर्सफुली जो उनको शादी कराई जाती थी ना, फोर्स मैरिज जो होती थी, पहले क्या होता था कि लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी कर देते थे, पेरेंट्स के हाथ में होता था कि भाई उनको 10 साल की हुई, 11 साल की उनकी शादी कर दो, 9 साल की बच्ची की शादी कर दो। लेकिन अब उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। आप फोर्सफुली किसी लड़की की शादी नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के बगैर शादी नहीं कर सकते। दूसरा, डिवोर्स को ईजी कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट बनने के बाद में, कि ठीक है हम आपको वोटिंग राइट तो नहीं देंगे, हम आपको मर्दों के बराबर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो उनके लिए स्कूल ओपन किए गए। ठीक है, उनको जॉब करने के जो ना उनकी वेजेस, पहले उनको बड़ी लो वेजेस पे काम करना पड़ता था। वुमेन्स को आदमी के मुकाबले बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी, तो उसको इक्वलाइज किया गया कि तनख्वाहें बराबर दी जाएंगी, आप जो भी इक्वल काम करेंगे आपको इक्वल वेजेस मिलेगी। दूसरा, आपके लिए स्कूल खोले गए वुमेन्स के लिए। तीसरा, उनके लिए डिवोर्स, वुमेन भी डिवोर्स दे सकती है अपने हस्बैंड को, उसको ईजी अप किया गया। इसके अलावा फोर्स मैरिज को बंद कराया गया। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स वुमेन के लिए भी किए गए, बट कंप्लीट अभी भी वुमेन बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करती हैं। उसके बाद 1946 में फ्रांस में वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अब इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में आप लोग पढ़ लेना। नेपोलियन के बारे में एक लास्ट बात रहती है कि नेपोलियन 1804 में अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है फ्रांस के अंदर, जो है ना इक्वल मीज़र जो है, इक्वल मेजर्स जो है ना पूरे कंट्री में वो लागू करता है। मीजरिंग यूनिट्स को इक्वल करता है। इक्वलाइज करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर 1 फीट किसी ने बोला तो उसके अंदर कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उस पूरे एरिया में इक्वल मीज़र होना चाहिए। वो 1 किलो के अंदर कितना ग्राम होगा तो पूरे एरिया में इक्वली होगा। फिर उसने करेंसी को जो है ना सेंट्रलाइज किया। ठीक है, अपनी नई करेंसी लागू की और उसको सेंट्रलाइज किया नेपोलियन ने। इसके अलावा उसने क्या किया, चर्च की जो लैंड थी, अच्छा उसने दोनों काम किए। उसने चर्च के लोगों को भी खुश किया, चर्च की लैंड को वापस लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए बहुत काम किया उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद नेपोलियन की 1815 में लिप्जिग एंड वाटरलू में बैटल होती है, जिसमें आसपास की जो कंट्री थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बाकी के जो मोनार्क थे, वो सब क्या करते हैं, मिल करके नेपोलियन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उन सबको भी डेंजर लग रहा था। नेपोलियन अपने आसपास के एरिया को जीत रहा था और सब जगह डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना फियरफुल एक फैक्टर क्रिएट होता है और आसपास के सारे स्टेट्स क्या करते हैं, मिल करके उसको वाटरलू और लिप्जिग की लड़ाई में हरा देते हैं 1850 में। और उसके बाद ये सारे जो पड़ोसी देश थे मिल करके दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर देते हैं। तो 1815 में दोबारा से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर हो जाती है। ये पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया फ्रांस का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे हिस्ट्री का, रशियन रिवॉल्यूशन। थैंक्स, बाय।